हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे थे जीएस दृष्टि चित्रात्मक प्रस्तुति, उसके सामान्य भूगोल सब्जेक्ट था। तो उसी के बारे में बात कर रहे थे और आज हम लोग इस वीडियो में उसके आगे के पार्ट मतलब सामान्य भूगोल के जो रह गया था उसका आगे हम आज देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसका एक वीडियो बन चुका है सामान्य भूगोल का, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको देखिए। ठीक है, और उसी बुक का नेक्स्ट आगे जो है 25 नंबर पृष्ठ के आगे से इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अपतटीय द्वीपों की अवस्थिति और इसमें देखेंगे गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट तथा मन्नार की खाड़ी में द्वीप स्थित हैं। तो देखिए पीरम द्वीप है, पीरम द्वीप जो है खंभात की खाड़ी में स्थित है। भैंसला द्वीप है और ये काठियावाड़ तट पर स्थित है। दीव, बैदा, नोरा, पीरतन, करुण भार ये कच्छ तट पर स्थित है। ठीक है, खड़िया बेट तथा अलिया बेट ये दोनों नर्मदा तापी के मुहाने पर स्थित है। और बुचर, करंजा और क्रास ये मुंबई के निकट स्थित है। इसके बाद भटकल, पीजन काक और सेंट मैरी ये मैंगलोर के तट के निकट स्थित है। इसके बाद आता है न्यू मूर एवं गंगा सागर, तो ये गंगा के डेल्टा मुहाने पर स्थित है। तो ये इतने सारे कुछ महत्वपूर्ण अपतटीय द्वीप रह गए थे, तो इनके बारे में आज इसमें हम बात करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित भागों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आता है दिल्ली, हरियाणा उपक्षेत्र के तहत और उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत तथा राजस्थान उपक्षेत्र के तहत कौन कौन से जिले हरियाणा दिल्ली में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हरियाणा की बात करेंगे। तो इसमें जो है हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, जींद, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़ व करनाल जिला जो है राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में आता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिला जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। राजस्थान का जो है अलवर और भरतपुर जिला, ये दो जिला जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है, इसका क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है जिसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद पांचवा स्थान गुजरात का आता है जो कि 1,96,244 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये सीरियल वाइज है 5 बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य। ठीक है, पहला स्थान राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात है। आगे बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना की दृष्टि से 4 बड़े राज्य। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है, इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का है, तीसरा नंबर पर बिहार आता है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश, ये जान लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा से जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये इतने सारे राज्य स्पर्श करते हैं या सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 राज्य हैं, उनके नाम हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद हम आंध्र प्रदेश के राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य की बात करेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, इसमें भी टोटल 5 राज्य हैं जो आंध्र प्रदेश की राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। फिर बात करेंगे तेलंगाना राज्य के बारे में। तेलंगाना राज्य जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यनम क्षेत्र पुदुचेरी जिसे कहा जाता है, तो इससे ये इतने जो है सीमा साझेदार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तेलंगाना राज्य से लगते हैं।
कर्नाटक राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, केरल और तमिलनाडु राज्य जो है सीमा साझेदार राज्य हैं जो कि कर्नाटक राज्य से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद केरल की बात करें तो केरल के कर्नाटक, तमिलनाडु ये 2 सीमा साझेदार राज्य हैं और माहे क्षेत्र जो कि पुडुचेरी के अंतर्गत आता है, ये केंद्र शासित प्रदेश है जो कि केरल से सम्मिलित है। ठीक है, केरल के सीमा से स्पर्श करता है। इसके बाद तमिलनाडु राज्य की बात करें तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये 3 राज्य हैं जो कि तमिलनाडु से सीमा साझा करते हैं और पुडुचेरी क्षेत्र प्लस कराईकल क्षेत्र ये 3 राज्य व एक केंद्र शासित राज्य हैं जो कि तमिलनाडु राज्य से सीमा साझा करता है। अगला बात करते हैं पंजाब का सीमा साझेदार राज्य कौन कौन से हैं तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है जो कि पंजाब राज्य से सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा साझा करने वाले राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इतने प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा साझा करता है। आगे बात करेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो देखिए जो 7 सिस्टर जिन्हें कहा जाता है इंग्लिश में, वो राज्य के नाम जान लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है। तो देखिए 7 सिस्टर नाम से जो फेमस है राज्य, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर, पाँचवा जो है वो मिजोरम और छठा नागालैंड और 7वां जो है वो त्रिपुरा। ये 7 जो है 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं जो कि उत्तर पूर्वी राज्य हैं। असम के सीमावर्ती राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय ये असम के सीमावर्ती राज्य हैं। ठीक है, इसके बाद मणिपुर के बारे में कुछ विशिष्ट जान लेते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत का स्थलबद्ध ये राज्य है। ठीक है, यानी कि इसकी कोई भी सीमा जो है समुद्र से नहीं मिलती है। इसका क्षेत्रफल जो है 22,327 वर्ग किलोमीटर है जो कि संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% है। ठीक है, स्थलाकृति जो है 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय है। ठीक है, फुमडीज की बात करें तो लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप को जो है फुमडीज कहा जाता है। तो ये मणिपुर में अधिकांश पाया जाता है। ठीक है, मणिपुर के लोकटक झील में ये पाया जाता है। विलुप्त प्राय संघाई हिरण का प्राकृतिक निवास स्थल है यहीं पर। ठीक है, और मणिपुर की राजधानी की बात करें तो इम्फाल है। आगे राजस्थान के विशिष्ट तथ्य की बात करें तो राजस्थान में जो है थार का मरुस्थल स्थित है और इसकी विशेषता क्या है तो विश्व की सबसे घना बसा यह मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, जिसमें 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बसे हुए हैं। ठीक है, मरुस्थल की कालावधि है अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट तथ्य देखते हैं तो ये 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से ये गुजरती है 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार इसका 80% भाग जो है वनावरण है और 12% भाग वनाच्छादित क्षेत्र राज्य से रक्षित वन है। ठीक है, इसकी राजधानी जो है अरुणाचल प्रदेश की वो ईटानगर है। वर्तमान स्थिति में बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 8वां ये बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 6वां बड़ा राज्य है। और ये किसके बारे में बात किया गया है तो ये कर्नाटक के बारे में बात किया गया है। ठीक है, कर्नाटक जो है भारत का 8वां बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 6वां बड़ा राज्य है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी जो है वो बेंगलुरु में है और बेंगलुरु शहर जो है सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन, और इस कर्नाटक शहर को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम या अन्य नाम है। ठीक है, भारत का आईटी पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का हब भी कर्नाटक को कहा जाता है। और मलनाड, कर्नाटक की पहाड़ी एवं घने वनों से आच्छादित ये क्षेत्र जो है मलनाड कर्नाटक में स्थित है। तो ये आपको चीज़ें कर्नाटक के बारे में याद रखनी है। आगे बात करते हैं छोटा नागपुर पठार के विशिष्ट तथ्य के बारे में। ठीक है, इसमें इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो झारखंड राज्य में है और छोटा नागपुर पठार की स्थलाकृति जो देखें तो ऊंचे पहाड़ी शिखर और पहाड़ियाँ आदि पाई जाती हैं। ठीक है, इसकी विशेषता है पाट अंचल यानी द्वीप रूपी स्थलाकृति यहाँ पे स्थित इसकी विशेषता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का अन्य नाम है भारत का कोहिनूर।
ठीक है। भारत का कोहिनूर जो है आंध्र प्रदेश का अन्य नाम है, इसे कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश की खान से विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको आंध्र प्रदेश का अन्य नाम भारत का कोहिनूर है। आगे बात करते हैं विदर्भ। विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र के विशिष्ट क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो इसकी अवस्थिति जो है महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, ठीक है, जो कि विदर्भ कहा जाता है। और ये वृष्ट छाया प्रदेश का प्रारंभ महाराष्ट्र से होता है, वृष्ट छाया प्रदेश है, ठीक है। लातूर जो है महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका मुख्यालय भी लातूर है, ठीक है। इसके 2 डिवीजन हैं, नागपुर और अमरावती, ठीक है। भीषण भूकंप लातूर जिले में आता है, इसलिए जो है लातूर जिला का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। और ये कब आया था? 30 सितंबर 1993 में आया था। 2 डिवीजन के अंतर्गत जो है नागपुर और अमरावती अंतर्गत क्षेत्र जो है नागपुर है, अमरावती है, चंद्रपुर है, अकोला है, वर्धा है, बुल्ढाना है, यावतमाल है, भंडारा है, गोंडिया है, वासिम है और गढ़चिरौली है। तो इतने सारे क्षेत्र जो है इस 2 डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश का भोपाल नगर जो है 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। लटकी हुई सिल्ट से बंधे हुए अपतीर्णों मिट्टी या अन्य जैविक पदार्थों या सड़ती हुई वनस्पति से बना है। तो क्या बना है? वो फुमडीज बना है, ठीक है, फुमडीज, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर के लोकटक झील में, ठीक है। झुमरी तलैया कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो झुमरी तलैया जो है कोडरमा जिला झारखंड में स्थित है, ठीक है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार, ठीक है। बिहार जो है जनसंख्या के अनुसार तीसरा राज्य बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है, ठीक है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए सोनभद्र जिला जो है उत्तर प्रदेश में है और इसको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड ये 4 राज्य स्पर्श करते हैं, ठीक है। भारत के 29वें राज्य, वर्तमान में 28वां, जो कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? तो हैदराबाद है, ठीक है। तमिलनाडु तट पर अवस्थित डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। तो तरंगमबाड़ी जो है वो विख्यात है, ठीक है। तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर क्या अवस्थित है? तो ओरोविले स्थान है जो कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर स्थित है, ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर यहाँ पर स्थित है, लद्दाख यहाँ पर है, ठीक है, चंडीगढ़ ये है और दिल्ली यहाँ पर स्थित है। इसके बाद दमन एवं दीव ये दोनों यहाँ पर स्थित है, ठीक है। दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव यहाँ पर स्थित है मुंबई के आसपास। यनम पुदुचेरी जो कि पुदुचेरी में आता है यनम, तो एक यहाँ पर स्थित है। और इसके बाद पुदुचेरी यहाँ पर है और कराईकल, ठीक है, कराईकल भी पुदुचेरी के अंतर्गत तो यहाँ पर है, ठीक है। माहे भी पुदुचेरी के अंदर आता है जो कि केरल राज्य में स्थित है। और लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर स्थित है। तो इसके बाद हम देखते हैं दादरा और नागर हवेली, ठीक है। दादरा और नागर हवेली के बारे में देखते हैं तो इसकी सीमाएं जो हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात से लगती हैं और इसका क्षेत्रफल टोटल 491 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या 3.44 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। इसके प्रमुख भाग हैं दादरा और नागर हवेली 2 प्रमुख भाग हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी अवस्थिति है अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखते हैं तो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और देशांतरीय विस्तार जो है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है स्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तरी दिशा में अंडमान द्वीप समूह है और दक्षिणी दिशा में निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि 10 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूहों को अलग करती है। इसका क्षेत्रफल टोटल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या यहाँ की 3,80,581 है जो कि जनगणना 2011 के अनुसार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। आगे यहाँ की जनजातियों के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पे जनजातियाँ हैं महा अंडमानी, ओंगे जनजाति, जारवा जनजाति, सेंटीनली जनजाति। ये सारी जनजातियाँ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है जो कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट का नाम है, ठीक है। दीघा, गोपालपुर तथा मरीना सागरीय पुलिन क्रमशः कहाँ पर अवस्थित है? तो दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर तथा मरीना ओडिशा में
और तमिलनाडु में मरीना तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। केप कमोरिन का अन्य नाम क्या है? तो केप कमोरिन को कन्याकुमारी भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दमन एवं दीव के विशिष्ट तथ्यों के बारे में। तो इसकी पूर्व स्थिति देख लेते हैं। तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 के पहले ये था। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश। इसका क्षेत्रफल टोटल 111 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या जो है वो 2,43,247 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार। अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बारे में बात कर लें तो इसका गठन जो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसकी जनसंख्या लगभग 10.5 लाख है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार। और इसका टोटल क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। इसके बाद देख लेते हैं लक्षद्वीप की विशेषता। तो ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। और इसकी जनसंख्या है 64,473 व्यक्ति, जनगणना 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल इसका 32 वर्ग किलोमीटर है। कुल द्वीप इसमें टोटल 36 है और इसकी राजधानी जो है लक्षद्वीप की कवारत्ती है। ठीक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा नागर हवेली तथा दमन और दीव को विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी के विभाजन जो है 4 जिलों में विभाजित है और ये 4 जिला हैं कराईकल और पुडुचेरी, यनम, माहे। ठीक है, ये 4 जिला हैं और क्षेत्रफल इसका 490 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या इसका 12.48 लाख है, जनगणना 2011 के अनुसार। और इसकी राजधानी जो है वो पुडुचेरी है। ठीक है। दिल्ली जो है, दिल्ली की बात करते हैं वर्तमान स्थिति, ये भारत की राजधानी शहर है और इसका क्षेत्रफल जो है 1483 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या है 1.68 करोड़। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली। आगे बात करते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य जान लेते हैं। तो देखिए, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो है लद्दाख। ठीक है। दमन और दीव स्थित है, तो ये गुजरात के वालसाड़ और सोमनाथ जिलों के निकट स्थित है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो टोटल 8 है। ठीक है। दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव पर आधिपत्य था। किसका आधिपत्य था? तो पुर्तगालियों का आधिपत्य था। ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं भारत की प्रजाति एवं जनजातियों से संबंधित अन्य तथ्य। तो अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय समुदाय नहीं पाए गए। कहाँ कहाँ पर, किस किस राज्य में नहीं पाए गए जनजातीय समुदाय? तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जो है जनजातीय समूह नहीं पाए जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा? तो वो है गोंड जनजातीय समूह। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? भील जनजातीय समूह, जो कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इसके बाद भारत की जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जनजातियाँ जनसंख्या प्रतिशत है जो 8.6% है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का है। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाए जाते हैं। भारत का बृहत्तम जनजातीय समूह जो वो भील जनजाति है। ठीक है। थारू के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो थारू का विस्तार क्षेत्र जो है उत्तराखंड के नैनीताल से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बिहार के तराई क्षेत्र से संबंधित हैं और इनका धर्म जो है वो हिंदू है। शोक पर्व के रूप में दीपावली के त्यौहार को मनाते हैं। प्रथा इनका संयुक्त परिवार है और ये वंशज अपने आप को किरात वंशी हैं, किरात वंशज कहलाते हैं। ठीक है। भारत की प्रमुख जनजातियों में उत्तराखंड की पहाड़ियों एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास स्थल जो है वो भोटिया जनजाति का है। और भोटिया जनजाति के बारे में जानेंगे तो इनके बारे में विशेष चीज़ें मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। ठीक है। इनकी विशेषता ये ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है। और इनके भोटिया के अन्य नाम इन्हें भोट या भूटानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जौनासारी जनजाति। ये उत्तराखंड राज्य में स्थायी निवास करने वाली एक कृषक जनजाति होती है और इसमें विवाह प्रथा जो है वो बहुपति विवाह प्रथा इसमें लागू है। अन्य क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं।
इसके बाद बात करते हैं बुक्सा जनजाति की। बुक्सा जनजाति जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिले तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती हैं और इनका संबंध जो है वो राजपूत संबंध से है। विवाह प्रथा इनमें अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह प्रथा लागू है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राजी जनजाति की। तो इनका स्थायी निवास मुख्यतः उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में है और स्थानीय नाम इन्हें बनरौत से नाम से भी जाना जाता है। इनका धर्म जो है हिंदू होता है और ये झूमिंग प्रथा टाइप की कृषि खेती करते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं खरवार जनजाति की। खरवार जनजाति जो है इनका निवास स्थान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सोनभद्र और वाराणसी जिलों में है और ये उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी विशेषता ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे गद्दी जनजाति की। ठीक है। गद्दी जनजाति, तो गद्दी जनजाति के बारे में देखेंगे तो इनका निवास स्थान जो पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी के में है, जो कि हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा एवं चंबा जिला आदि में ये अधिकतर इनका निवास स्थान है। इनकी जनसंख्या लगभग 1.5 लाख के से अधिक है और विशेषता इनकी क्या है, तो ये गढ़वा यानी राजस्थान के शासकों के वंशज हैं। ठीक है। इसके बाद गोंड जनजाति की बात करेंगे तो गोंड जनजाति जो है इनका नामकरण गोंडवाना लैंड के मूल निवासी होने के आधार पर किया गया। वर्तमान क्षेत्र इनका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं गुजरात आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक, इनका व्यवसाय जो है वो आखेट करना है और मछली पकड़ना है। कृषि इनका स्थानांतरित कृषि होती है। पोशाक इनका वस्त्र कम मात्रा में ये पहनते हैं। महिलाओं में आभूषण पहनने का प्रचलन अधिक है। प्रथा इसमें पशु बल की प्रथा महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रथा है जो कि पशु बल की है गोंड जनजातियों में। इसके बाद करेंगे भील जनजाति की। ठीक है, इनका निवास स्थल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में है। इनकी संस्कृति जो है घूमर नृत्य का ये विशेष महत्व है इनमें। ठीक है, उत्पत्ति भील शब्द से हुई है, तमिल भाषा के भिल्लुअर शब्द से, जिसका अर्थ धनुषकारी। तो ये भील जनजात हो गए। इसके बाद खरवार जनजात हो ही गए। इसके बाद देखते हैं संथाल जनजात की। ठीक है, संथाल जनजातियों के बारे में जानते हैं तो इनका निवास स्थल है संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित। वर्तमान निवास की बात करें तो बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में निवास करते हैं। ठीक है, इनका मुख्य आहार जो है चावल है। शारीरिक रचना की बात करें तो द्रविड़ समुदाय के अनुरूप इनका शारीरिक रचना होता है। मुंडा जनजाति के बारे में जान लेते हैं तो इनका निवास स्थान झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्रों में है। ठीक है, सरहुल त्यौहार इनसे संबंधित है। कौन मनाते हैं? मुंडा जनजाति के लोग। मार्च अप्रैल माह से संबंधित है। तो ये आपको याद करना रखना है कि सरहुल त्यौहार किस जनजाति से संबंधित, तो मुंडा जनजाति से। इनके और प्रमुख त्यौहार हैं भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहरई। ये सारे त्यौहार जो है ये मुंडा जनजाति के संबंधित है। ठीक है, और ये सरहुल त्यौहार का उत्सव जो है ये फूलों का त्यौहार होता है। आगे बात करते हैं, पहले महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाने वाली कौन सी जनजात है, तो उसे भूटिया कहते हैं, भूटिया जनजात। ठीक है, भूटिया यानी कि एक हमारे फुटबॉलर हैं जिनका नाम है बाईचुंग भूटिया, तो उनसे आप याद रख सकते हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति का क्या नाम है, तो थारू जनजात जो उत्तराखंड में सबसे बड़ी जनजात है। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये धौलाधर श्रेणी में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो गोंड जनजाति जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित कौन सी जनजाति है, तो संथाल जनजाति जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद कोरबा जनजाति है। तो कोरबा जनजाति का निवास स्थल जान लेते हैं। तो मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में निवास करती हैं और इनका आहार जो है वो कंद मूल फल है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कोल जनजाति की। ठीक है, कोरबा के बाद इनका निवास स्थान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ये मुख्यतः कृषि करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मंगानियर जनजाति की। मंगानियर जनजाति जो है इनका निवास स्थान राजस्थान के रेगिस्तानों में है और इनका धर्म जो इस्लाम धर्म है। परंपरा इनकी है संगीत के लिए विख्यात हैं और अन्य क्षेत्र की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद खासी जनजाति की बात करेंगे तो इनका निवास स्थान जो है मेघालय, असम, मिजोरम में मुख्यतः पाए जाते हैं और इनकी कृषि जो है झूमिंग प्रथा पर आधारित होती है। ठीक है, झूमिंग कृषि कृषि करते हैं। ठीक है, इसके बाद टोडा जनजाति की बात करते हैं तो निवास स्थान इनका जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और इनका अन्य नाम जो है टोडी या टूडा भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी मान्यता है ये आर्यों के वंशज अपने आप को बताते हैं। मुख्यतः इनका व्यवसाय जो है वो पशुचारण है। वैवाहिक प्रथा जो है इनका बहुपति विवाह प्रथा इनमें प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद जारवा जनजाति की बात करेंगे तो इनका निवास स्थान दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप में है और ये भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति हैं। ठीक है, आद्य यानी कि पुरानी जनजाति। इसके बाद हम बात करेंगे ओंगे जनजाति की। ओंगे जनजाति की बात करेंगे तो इसका निवास स्थान है लघु अंडमान द्वीप और पश्चिमी हिस्सा और इनका संबंध जो निग्रिटो प्रजाति से है। ठीक है, ओंगे जनजाति। ठीक है, इसके बाद सोम्पेन जनजाति हैं जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, मुख्यतः ग्रेट निकोबार पर ये मुख्यतः पाए जाते हैं। इनकी प्रजाति जो है मंगोलाइट प्रजाति की हैं ये। ठीक है, इसके बाद सेंटिनेली जनजाति की बात करेंगे तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, पाए जाते हैं उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर। ठीक है, इसके बाद ग्रेट अंडमानी जनजाति जो है ये भी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसके बाद नागा जनजाति जो है ये नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल में स्थित है। इनकी कृषि जो है इनकी भी झूमिंग प्रथा से कृषि होती है और नागा जनजाति अधिकांशतः नग्न अवस्था में ही रहते हैं। इसके बाद चंगा जनजाति है, चांगिया जनजाति। चांगिया जनजाति जो है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जास्कर क्षेत्र में अधिकतर ये वहाँ पर स्थित हैं, पाए जाते हैं। इनकी प्रजाति जो है तिब्बतीय प्रजाति समूह की है, अर्ध खाना बदोश ये जाति होती हैं। तो इस तरीके से ये जनजातियाँ। ठीक है, झारखंड की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, झारखंड में प्रमुख जनजातियाँ जो हैं वो हैं उराव, बैगा, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार और असुर जनजाति। सारी जनजातियां जो है वो झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में जो है मीणा जनजाति आती हैं, भील है। ठीक है, सहारिया जनजाति है, गरासिया जनजाति है, दामोर जनजाति और पटेलिया जनजाति हैं। ये सारे जनजाति जो है वो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो मानवीय गतिविधियों के लिए जिनके आवासीय क्षेत्रों को निषिद्ध घोषित कर दिया गया है वो कौन सी जनजाति हैं, तो वो है जारवा जनजाति। ठीक है, ओंगे, सेंटिनली, ग्रेट अंडमानी, जारवा और सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो ये एक कमज़ोर जनजातीय समूह है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में एकमात्र मानवाब कवि पाया जाता है तो वो असम का श्वेत भौं गिबन है जो कि एक मानवाब कवि है। ठीक है, सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत में सम्मिलित रूप से पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो लिम्बू या थांग्युंग यांगथुंग। ठीक है, लिम्बू या यांगथुंग है जो सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत में सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे तो वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है, तो वो जनजाति का नाम क्या है, तो संथाल जनजातियों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह के बारे में बात करेंगे तो इनकी संख्या टोटल 75 है। ठीक है, पूर्व नाम आदिम जनजातीय समूह इनका पूर्व नाम था। ठीक है, इनका निवास क्षेत्र देखा जाए तो भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये। ठीक है, इसके बाद विशेषताएं इनकी क्या है, कृषि जो है पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या है, बहुत ही कम जनसंख्या, अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर होता है इनका। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो सामाजिक संस्था घुमकरिया का संबंध किस जनजाति से है, तो ये उरांव जनजाति से है। ठीक है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है, तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास जो है इनका निर्धारण का आधार होता है। हलाम और नोटिया जनजाति से संबंधित कौन सा राज्य है, तो त्रिपुरा राज्य में हलाम और नोटिया जनजाति पाई जाती हैं। ठीक है, रसोई घर को लाल बंगला कहने वाली कौन सी जनजाति है, तो भुंजिया जनजाति जो है वो रसोई घर को लाल बंगला कहती हैं। पारंपरिक रूप से आजीविका का मुख्य आधार बांस है, किस जनजाति का, तो कमार जनजाति का जो है मुख्य आधार बांस है पारंपरिक रूप से आजीविका का। ठीक है, बिल्मा नृत्य
बिल्मा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? बैगा जनजाति से है, बैगा जनजाति। ठीक है। गोदना गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति को क्या कहा जाता है? तो ओझा कहा जाता है, ओझा जनजाति। भारत की विभिन्न भाषाओं का समूह देख लेते हैं। तो भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं कौन कौन सी? तो मराठी, पाली, प्राकृत, संस्कृत, अंग्रेजी, अपभ्रंश, हिंदी, बंगला, गुजराती आदि सारी भाषाएं हैं जो कि भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं। ठीक है। इसके बाद द्रविड़ समूह की भाषाओं के बारे में देखते हैं। तो तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, ओरांव और ब्राहुई आदि ये सारी भाषाएं द्रविड़ समूह की हैं। आष्ट्रिक समूह की भाषाओं में खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि आती हैं। ठीक है। आष्ट्रिक समूह की भाषाएं भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं। आगे कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? तो वो हिंदी भाषा है। ठीक है। भारत में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? तो वो बंगला भाषा है, बंगाली भाषा है। भारत की सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा? तो इंडो आर्यन समूह है। वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको दिया गया? तो ओडिया भाषा को दिया गया। विश्व के 6ठे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? तो बंगला या बंगाली भाषा है। ठीक है। ये भाषाओं के बारे में हो गया। इसके बाद मंदाकिनी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल चोराबाड़ी ताल है। ठीक है, उद्गम स्थल। और ये संगम है काली गंगा नदी से संगम सोनप्रयाग में करती है। अफवाह जो है अफवाह स्थल है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य। तटीय शहर जो है केंद्र केदारनाथ है। रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा मंदाकिनी नदियों के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम जो है वो रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अलकनंदा नदी जो है उत्पत्ति अलकापुर स्थित सतोपंथ शिखर के हिमनद से हुआ है। कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम स्थल को कहा जाता है कर्णप्रयाग। तो ये दोनों रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग ये दोनों आपको देखना है। देखिए कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडर नदी, रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम से। अब जनजाति खत्म हो गए, नदियों के बारे में देख लेते हैं। नदियों का अपवाद तंत्र। ठीक है, हिमालयी नदियों की बात करें तो हिमालयी नदियों में हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है और ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही हैं। अतः इनके द्वारा गार्ज महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र आदि होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है गंगोत्री हिमानी के गोमुख से है और इसका अन्य नाम इसे पद्मा मेघना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अपवाह तंत्र ये पूर्ववर्ती अपवाह बनाती हैं। जलताग जो है बंगाल की खाड़ी में यह जलताग करती हैं या विसर्जित होती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो गंगा संयुक्त रूप से है गंगा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संयुक्त रूप गंगा होता है। ठीक है, गंगा कहा जाता है। गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती कहाँ पर? तो हरिद्वार में गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है कहाँ पर? तो हुगली और मेघना नदियों के मध्य जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है। ठीक है, इसके बाद अलकनंदा नदी जो है अपवाह जो है ये चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिला में है। ठीक है, इसका तटीय शहर जो है बद्रीनाथ है। तटीय शहर अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ शहर है। देवप्रयाग, एक देवप्रयाग है जिसको आपको याद रखना, ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम है, देवप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे अलकनंदा नदी हो गया। अब गंगा की सहायक प्रमुख हिमालयी नदियों के बारे में देखेंगे तो उसमें मेन आता है यमुना नदी का। इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमानी। संगम इसका गंगा नदी से प्रयागराज में इसका संगम होता है। ठीक है, प्रमुख सहायक नदियां यमुना नदी की हैं चंबल, बेतवा और केन, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना नदी की। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे शारदा नदी की। शारदा नदी का उद्गम स्थल जो है मिलाप हिमनद है, नेपाल हिमालय में है। ठीक है, इसके अन्य नाम हैं, नेपाल में इसे गौरी गंगा नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे शारदा नदी के नाम से जानते हैं। इसका संगम जो है घाघरा नदी में होता है, बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश में। रामगंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम जो है दूधा टोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में ये उसका उद्गम स्थल है और संगम इसका गंगा नदी से होता है।
अन्य प्रमुख नदियों में देख लेते हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से है और ये गंगा नदी की सहायक नदी है जो दाएं तट से मिलती है। ठीक है, दाएं तट से गंगा नदी में मिलती है। संगम इसका गंगा नदी से है और पटना के निकट जो है इसका गंगा नदी में संगम होता है। ठीक, इसका बहाव जो है उत्तर दिशा में है, जल प्रपातों की श्रृंखला निर्मित करते हुए की ओर, उत्तर दिशा की ओर इसका बहाव है। दामोदर नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र झारखंड में है और ये संगम जो हुगली नदी से संगम करती है। विशेषता अचानक बाढ़ आ जाती है दामोदर नदी में, इसलिए इसको बंगाल का शोक या अभिशाप कहा जाता है, उपनाम है इसका दामोदर नदी का। ठीक है, आगे बात करते हैं चंबल नदी का। चंबल नदी का उद्गम स्थल महू जिला मध्य प्रदेश के निकट से होता है और यह तटीय स्थल सवाई माधोपुर और धौलपुर आदि जो है इसके तटी पर स्थित है। ठीक है, संगम इसका इटावा के निकट यमुना नदी में हो जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदी खारी नदी आदि हैं। गोमती नदी का उद्गम स्थल जो है गोमत ताल फुलहर झील पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से है और इसकी सहायक नदी जो है सई नदी है। सई, इसका संगम जो है गंगा नदी से होता है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। अगली नदी सुबनसिरी नदी है जो इसका उद्गम स्थल हिमालयी क्षेत्र है और अपवाह क्षेत्र बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत और चीन में बनाती है। ठीक है, तिब्बत जो कि अब चीन का भाग कहा जाता है तो उसमें ये अपवाह तंत्र बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो इसका उद्गम स्थल आंगसी ग्लेशियर है, पश्चिमी तिब्बत में ये उद्गम स्थल है। ठीक है, अपवाह जो हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बनाता है। अन्य नाम इसका सांगपो सापू, तिब्बत में इसको सांगपो या सापू कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से पुकारा जाता है। इसकी सहायक नदियों में जयमोली नदी, तीस्ता नदी, कामेंग नदी और मानस नदी हैं। ठीक है, सुबनसिरी नदी, धनसिरी नदी, दिहांग, दिबांग, संकोस, पगलादिया, जिया भरेली और लोहित नदी, ये सारी नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कोसी नदी की। कोसी नदी जो है इसका उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से होता है और यह गंगा नदी से बिहार में इसका संगम हो जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें भी बहुत सारा बाढ़ आता रहता है। अगला बात करते हैं गंडक नदी की, तो ये भी इसका उद्गम स्थल नेपाल हिमालय और यह गंगा नदी से जो है सोनपुर पटना में मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं बराक नदी की। इसका उद्गम स्थल मणिपुर की पहाड़ियों से होता है और इसका अपवाह जो है मणिपुर, मिजोरम, असम और बांग्लादेश में बनता है। ठीक है, आगे बात करेंगे तिब्बत से निकलने वाली नदियों के नाम। तिब्बत पठार से निकलने वाली नदियों के नाम, तो तिब्बत पठार से जो है सालबीन नदी निकलती है, यांग टीसी नदी निकलती है, हुआंग हो नदी जिसे पीत नदी भी कहा जाता है निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और मेकांग नदी निकलती है। इतनी सारी नदियाँ तिब्बत के पठार से होकर निकलती हैं। ठीक है, परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में देखते हैं तो सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करने वाली कौन सी नदी है, तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बिहार का शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो कोसी नदी जानी जाती है। त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत कौन सी नदी है, तो गंडक नदी है। राजस्थान कोटा के निकट गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है, वो है चंबल नदी। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो वो है काली नदी। ठीक है, आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होने वाली कौन सी नदी है, बेतवा नदी। ठीक है, बंगाल डेल्टा का एक उप विभाग है मोरीबंद डेल्टा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की कितनी संख्या है, तो टोटल 12 है। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य में यारलुंग जंगपो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिक्किम स्थित खांगजुंग छो हिमनदीय झील से छोम्बो छू नदी के रूप में उद्गमित होती है तो उसे तीस्ता नदी कहते हैं। ठीक है, असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तिब्बत से उद्गमित होकर अपनी ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं, तो वो है ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां। ये 3 नदियां जो है प्रभावित होती हैं। भारत में प्रवेश से पूर्व तक यू टर्न कौन सी नदी लेते हैं, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसके बाद बंगाल का अभिशाप कौन सी नदी जानी जाती है इस नाम से, तो दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप नदी कहा जाता है।
ठीक है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में देखेंगे लोहित नदी के बारे में। लोहित नदी का उद्गम स्थल जयालचू पर्वत श्रेणी है जो कि पूर्वी तिब्बत में स्थित है, और इसका अपवाद क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और असम क्षेत्र में बनता है। तो दक्षिण भारत की नदियाँ इसके बाद देखते हैं। तो दक्षिण भारत की नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ दो प्रकार की, एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और जो अरब सागर में नदी गिरती है वो ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है। और उसमें उदाहरण है नर्मदा, ताप्ती, माही आदि नदियाँ जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, और उनमें से उदाहरण है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां। ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले नर्मदा नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की चोटी जो कि मैकाल पर्वत से निकलती है, और इसका बहाव जो है भ्रंश घाटी पश्चिम दिशा की ओर से होता है। ठीक है। भ्रंश घाटी से यानी कि पश्चिमी दिशा की ओर है। इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसकी विशेषता है ज्वार नद मुख का निर्माण, यानी कि एस्चुरी का निर्माण वो भी अरब सागर में करती है। ठीक है। जलप्रपात जो है धुआंधार जलप्रपात इस पर बना है। जबलपुर के निकट मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद ताप्ती नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल जो बैतूल जिला के मुल्ताई के निकट सतपुरा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में ये इसका उद्गम स्थल है ताप्ती नदी का। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है लगभग, और इसका अपवाद क्षेत्र जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है, लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर के रेंज में। विशेषता इसका एस्चुरी का निर्माण ये अरब सागर में करती है। ठीक है। आगे बात करते हैं गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी के बारे में बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है वो लगभग 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। और इसका उद्गम स्थल की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र की निकलती है, और इसका मुहाना की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। और इसका अपवाद क्षेत्र जो है ये महाराष्ट्र में 50% बहती है। तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुडुचेरी यनम में ये बहती है। ठीक है। अपवाह तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है ये। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ की बात करें तो पूर्णा नदी, वर्धा नदी, प्राणहिता नदी, मजीरा नदी, इंद्रावती नदी और बेनगंगा नदी जो कि इसकी सहायक नदियों के नाम हैं। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है क्या है जल विभाजक? तो वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदा नदी घाटी स्थित है कहाँ पर? तो विंध्याचल यानी कि उत्तर दिशा में स्थित है, और सतपुड़ा दक्षिण दिशा के पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है नर्मदा घाटी। अपने बड़े आकार के विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है, तो उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मैसूरू, बंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान करती है, तो वो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी द्वारा उत्पादित प्रदान होता है। ठीक है। इसके बाद कावेरी नदी की बात कर लेते हैं। तो कावेरी नदी जो है का उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कुर्ग कर्नाटक से होता है। इसकी लंबाई टोटल कावेरी नदी की 800 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र जो है 81,155 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। इसका मुहाना जो है तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में होता है। ठीक है। अफवाह क्षेत्र जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बनाती है। विशेष तथ्य की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का ये निर्माण करती है। सहायक नदियों की बात करें इसकी तो अमरावती, ठीक है, भवानी नदी, हेमावती नदी और काबिनी नदी ये सारी कावेरी नदियों के सहायक हैं। ठीक है। जलप्रपात की बात करें तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, और ये आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। इसके बाद कृष्णा नदी की बात करते हैं। ठीक है। इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से होता है,
और इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी, मालप्रभा नदी, पंचगंगा नदी, दूधगंगा नदी, घाटप्रभा नदी, मूसी नदी और भीमा नदी है। ठीक है। कृष्णा नदी का मुहाना स्थल जो है बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में ये बहती हैं। जल विवाद, ठीक है, कृष्णा नदी का जल विवाद जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य 1957 से है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं महानदी के बारे में। ठीक है, महानदी के बारे में बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल जो सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से ये उद्गम होती है। और इसकी सहायक नदियों में शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, ईब नदी और तेल नदी हैं, जो कि इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक है, अपवाद क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है और इसकी लंबाई टोटल 851 किलोमीटर है। इसके बाद बात करेंगे हम परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य के बारे में। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है, तो वो है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां अपवाह तंत्र रखती हैं तो वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो वो है पाम्बार, भवानी और कबानी नदी। ठीक है, जो कि पूर्व की ओर प्रभावित होती है वो केरल में। गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात नदी का संबंध किससे है, तो चंबल नदी से है। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो वो गोदावरी नदी का है। दामोदर नदी के बारे में जान लेते हैं तो इसका उद्गम स्रोत जो है छोटा नागपुर पठार है। अपवाद क्षेत्र भ्रंश घाटी में भी है। सहायक नदियों की बात करें तो बराकर नदियाँ, जमुनिया नदी, बरकी नदी, ये सब सहायक नदी हैं। लंबाई इसका 5 से 92 किलोमीटर है। अन्य नाम जो है भारत का रूर, दामोदर नदी को भारत का रूर भी कहा जाता है। संबंधित नहर जो है वो एडन नहर है, एडन नहर, जो कि 1938 में निर्मित किया गया था। तटीय स्थल की बात करें तो राजरप्पा शक्तिपीठ, दामोदर और भैरवी नदी का संगम पर राजरप्पा शक्तिपीठ स्थित है और इसका संगम जो हुगली नदी से होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अन्य प्रमुख नदियों में तो सतलज नदी आती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल, मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के निकट से ये उद्गम होती है और ये भारत में प्रवेश जो सिपकीला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में करती है। इसका संगम जो है सिंधु नदी से होता है मिठनकोट पाकिस्तान में। ठीक है, लंबाई इसकी लगभग 1500 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद हगरी नदी की बात करते हैं तो हगरी नदी जो है पश्चिमी घाट श्रेणी से उद्गम होती है। इसका अपवाद क्षेत्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है। इसका संगम जो है तुंगभद्रा नदी में इसका संगम हो जाता है। आगे बात करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियाँ शहडोल जिला मध्य प्रदेश से होता है और इसका अपवाद क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में है। इसकी सहायक नदी जो है रिहंद, उत्तरी कोयल नदी आदि सहायक नदियाँ में हैं। ठीक है, और इसका संगम जो गंगा नदी में पटना के निकट होता है। ठीक है, अगला झेलम नदी के बारे में बात करते हैं तो ये बैरीनाग झील पीर पंजाल की श्रेणी से निकलती हैं और इसका संगम जो है चिनाब नदी से होता है। इसमें श्रीनगर प्रमुख तटीय शहर है। इसका झेलम नदी जो है झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है और इसकी सहायक नदी में किशन गंगा नदी है, जो कि पाकिस्तान में नीलम उस नदी का नाम है। ठीक है, जो कि किशन गंगा नदी है, जो कि इसकी सहायक नदी है। आगे बात करते हैं कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में देखेंगे तो कोसी नदी जो है, ठीक है, कोसी नदी विशिष्ट तथ्य के बारे में देखें। उद्गम स्थल इसका गोसाई के थान के उत्तर से पूर्वी नेपाल में स्थित है। ठीक है, उद्गम होता है। इसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर। इसकी विशेषता की बात करें तो आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गंगा नदी से भागलपुर बिहार में इसका संगम हो जाता है। इसका अन्य नाम की बात करें तो यह इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, धाराएं इसकी 7 हैं। प्रमुख रूप से इसकी मेन धारा एक है जो अनुड़ा, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो आपको याद रखना है। अगला बात करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी जो है उद्गम स्रोत इसका दक्षिण पश्चिम अजमेर अरावली पर्वत से होता है। इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। इसकी विशेषता क्या है, कच्छ के रण से दलदली क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं श्योक नदी के बारे में। श्योक नदी जो है ये इसका उद्गम स्थल है जो रीमो हिमानी से, अन्य नाम इसको कहा जाता है मृत्यु की नदी। ये काराकोरम क्षेत्र में होता है। ठीक है, इसका संगम सिंधु नदी में हो जाता है। जास्कर नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है
सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी क्षेत्र से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसकी निर्मित संरचना जो है गहरे गार्ज जास्कर श्रेणी में होता है। इसका संगम जो है सिंधु नदी से होता है, नेमू के समीप। इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। आगे दो नदियां और हैं। स्पीति नदी जो है इसका उद्गम स्थल है कुंजुम दर्रा से। ठीक है, अफवाह जो है लगभग 60 मील के रेंज में है। संगम इसका सतलुज नदी में होता है, नागमिया गांव के पास, किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, काली नदी की बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में इसका उद्गम उत्तर कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से कर्नाटक में इसका उद्गम स्थल है। और मुहावना ये अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 144 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मीठी नदी की। मीठी नदी जो है बिहार झील, मुंबई में इसका उद्गम स्थल है और इसकी लंबाई लगभग 18 किलोमीटर है। मुहावना इसका जो है अरब सागर में गिरती है, माहिम खाड़ी के समीप। ठीक है, इसके बाद संकोस नदी की बात करते हैं। इसका उद्गम स्थल जो है उत्तरी भूटान में है। इसकी सीमा निर्धारण करती है पश्चिम बंगाल और असम के मध्य। ठीक है, संगम जो है ब्रह्मपुत्र नदी में होता है, असम बांग्लादेश सीमा के समीप। ठीक है, इसके बाद माही नदी की बात करते हैं तो माही नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश राज्य में है और ये अपवाद क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य में बनाती है। इसका मुहावना जो है खंभात की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक है, अगला है कोपली या कपली नदी। कपली नदी जो है मेघालय के पठार से उद्गम होता है इसका, और इसका सहायक जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तटीय शहर कामरूप नगर इसी कपली नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से तो झेलम और रावी नदियां पाकिस्तान में झंग के निकट मिल जाती। कहाँ मिलती हैं तो चिनाब नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, गिरडीह और दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है दामोदर नदी से कारण। ठीक है, अध्यारोपित नदी का कौन सा उदाहरण है तो चंबल। चंबल जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। वो नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, वो कौन सी नदी है तो वो लूनी नदी है। ठीक है, त्रिवेणी नहर का जल स्रोत कौन सी नदी है, गंडक नदी। ठीक है, संथाल परगना का दुमका का हिजला मेला आयोजित होता है मयूराक्षी नदी के तट पर यह आयोजित होता है। अब देखते हैं नदियों के किनारे प्रमुख नगर स्थित कौन कौन से हैं। तो भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहां आदिकाल से मानव के जीविकोपार्जन के साधन रही हैं। भारत में नदियों के किनारे अनेक बसे हुए नगर हैं। ठीक है, अब उसमें देखते हैं कौन कौन से नगर हैं। देखिए, भागीरथी नदी के तटीय शहर की बात करें तो उत्तरकाशी उत्तराखंड स्थित है। भागीरथी अलकनंदा नदी के संगम पर है और इसका तटीय शहर जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग। आगे बात करते हैं गंगा नदियों के प्रमुख तटीय शहर कौन कौन से गंगा नदी किनारे बसे हुए। देखिए, गंगा नदी के किनारे जो है हरिद्वार शहर बसा हुआ है जो कि उत्तराखंड में है। इसके बाद फतेहपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, भागलपुर बिहार और पटना बिहार, ये सारे शहर जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, और इसका संगम होता है गंगा और यमुना का प्रयागराज में। पूर्व नाम इसका इलाहाबाद था, तो यहाँ पर इसका संगम होता है गंगा और यमुना नदी का। यमुना नदी के किनारे तटीय शहर कौन कौन से तो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा, ये सारे शहर जो है यमुना नदी के किनारे बसे शहर हैं। ठीक है, इसके बाद कृष्णा नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं तो कृष्णा नदी के किनारे जो है विजयवाड़ा शहर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये शहर है। और इसकी सहायक नदी है मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर है जो कि तेलंगाना का राजधानी है। तो वो पूछा जा सकता है कि हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे, तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी के किनारे जो है लुधियाना शहर और फिरोजपुर शहर, दो शहर स्थित है जो कि पंजाब में स्थित हैं। आगे बात करते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के तटीय शहर कौन कौन से तो नांदेड़ जिला, नासिक जिला जो कि दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं, और राजमुंद्री जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। ये इतने जिले गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर हैं। ठीक है, इसके बाद नदियों के बारे में और देख लेते हैं तो झेलम नदी के किनारे जो है श्रीनगर स्थित है, और सिंधु नदी के किनारे लेह स्थित है। सतलज नदी के किनारे लुधियाना स्थित है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद गांधीनगर स्थित है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत और बैतूल स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। रामगंगा नदी के किनारे बरेली स्थित है। ठीक है, इसके बाद और महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं, जलप्रपात और झीलें।
ठीक है। हाँ, इधर देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, असम राज्य के प्रमुख नगर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, असम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे पूर्वी किनारे पर स्थित है। क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर उज्जैन शहर स्थित है। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर और मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर स्थित है। तो जगदलपुर जो है वो इंद्रावती नदी के किनारे और जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। उड़ीसा का कटक शहर किस नदी के किनारे है? तो महानदी के तट पर स्थित है। पंढरपुर महाराष्ट्र शहर स्थित है तो चंद्रभागा या भीमा नदी के किनारे स्थित है। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है तो यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है हम्पी शहर स्थित है। इसके बाद उत्तराखंड मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी। मंदाकिनी नदी के तटीय शहर जो है गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी है और अलकनंदा नदी के तटीय शहर गोविंद घाट है। ठीक है। इसके बाद हम जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। जलप्रपात और झीलों के बारे में। जलप्रपात शब्द से साधारणतया पानी के संकल्पित रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक कृत्रिम दोनों प्रकार से होती है। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। अब कर्नाटक राज्य में जलप्रपात है जो वो देख लेते हैं। तो कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात है बराही नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, आपको इसको याद रखना चाहिए। ठीक है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम क्या है? तो वो है जोग जलप्रपात। ठीक है। वर्ल्ड वाटर फॉल्स डेटाबेस के अनुसार भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है। भारत का नियाग्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। गोवा और कर्नाटक के सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो वो है दूध सागर जलप्रपात। इसके बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ा घाट के नर्मदा नदी पर स्थित कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है। कोरापुट ओडिशा के मत्स्य कुंड नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो डुडुमा जलप्रपात स्थित है। घाटप्रभा नदी के बेलगाम कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात स्थित है? गोकाक जलप्रपात स्थित है। ठीक है। इसके बाद चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी राजस्थान जिला में स्थित है। ठीक है। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी झारखंड में स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे कुछ विविध चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है। किसाऊ बांध का निर्माण टोंस नदी पर किया गया है और सहायक ये किसकी है? यमुना नदी की। ठीक है। लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है। राजघाट परियोजना जो है ये रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और यह बेतवा नदी पर किया गया है। इसकी स्थिति जो देखेंगे तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बबली प्रोजेक्ट जो है ये गोदावरी नदी पर निर्माण किया गया है और इसकी स्थिति जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना की अंतर्राज्यीय विवादित बांध योजना है। ठीक है। तिलैया बांध की बात करें तो ये बराकर नदी पर स्थित है और इसकी अवस्थिति जो है कोडरमा जिला झारखंड में है। ठीक है। जल विद्युत परियोजना में देख लेते हैं तपोवन और विष्णुगढ़। ठीक है। संबंधित नदी धौलीगंगा और इसकी अवस्थिति उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन का नाम क्या है? सिद्राबाग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में किया गया था। ठीक है। महाकाली संधि फरवरी 1996 में हुई थी। किस किस के बीच? तो ये भारत और नेपाल के मध्य हुआ था। ठीक है। वह बांध जिसका उपयोग सिंचाई हेतु नहीं किया गया था वो था शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है। इसके बाद भारत की झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जल के भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहा जाता है और इसमें राजस्थान की प्रमुख झीलें में विशिष्टता देख लेते हैं। पुष्कर झील के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थिति अजमेर जिला में है और विशेषता क्या है? ये कृत्रिम झील है। इसका निर्माण जो हुआ था वो 12वीं सदी में हुआ था। ठीक है। ठीक है। राजसमंद झील के बारे में जान लेते हैं। तो ये भी एक कृत्रिम झील है और ये उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है। अन्य झीलों में डिडवाना झील उदय सागर झील है। इसके बाद नक्की झील एक राजस्थान में है जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और यह माउंट आबू पर स्थित है। इसकी आकृति जो है वो कटोरे नुमा है।
आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रसिद्ध झीलों। तो डल झील जो कि जम्मू कश्मीर है, ये श्रीनगर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। ठीक है। इसके बाद उलर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये झेलम नदी पर ये निर्मित है। एक प्रकार की ये गोखुर झील है। ठीक है। अब इसमें स्मरणीय तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो वो है पुलिकट झील। ठीक है। आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील का नाम क्या है? कोलेरू झील। केरल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि से संबंधित झील कौन सी है? तो अष्टमुडी झील। ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित झीलें कौन सी है? तो हुसैन सागर और उस्मान सागर कृत्रिम झीलें हैं। श्री हरकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, पुलिकट झील को अलग करता है। ठीक है। हरियाणा राज्य में कौन सा झील स्थित है? सूरजकुंड झील स्थित है, सूरजकुंड झील स्थित है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित बर्फ से ढकी झील का उदाहरण कौन सा? तो घेपन झील है। ठीक है। तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में स्थित मानव निर्मित झील का कौन सा उदाहरण? तो कोडाई कनाल झील है। आगे ये मैप में देख लेते हैं भारत की प्रमुख झीलें। देखो नाको झील किन्नौर जिला, रेणुका झील सिरमौर जिला। ठीक है। इसके बाद हमीरसर झील जो कि ये पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है। इसके बाद उत्तरी सरकार में चिल्का झील। चिल्का झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है। इसकी लंबाई 29 किलोमीटर, चौड़ाई 132 किलोमीटर है और ये खारे पानी की झील है जो कि उत्तरी सरकार तट पे ओडिशा में स्थित है। ठीक है। चेम्बरम कम झील जो कि उद्गम स्रोत इसका अड्यार नदी पर है, जलापूर्ति चेन्नई महानगर को यह करती है। इसके बाद फुलहर झील की बात करें तो फुलहर झील जो है पीलीभीत जिला में स्थित है, उत्तर प्रदेश, और उद्गम स्रोत जो है गोमती नदी का है। ठीक है। इसके बाद अंचार झील जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। पुलिकट झील की बात कर लेते हैं तो इसकी अवस्थिति कोरोमंडल तट पर है। विशेषता ये क्या है? खारे पानी की लगून झील है और यह आंध्र प्रदेश और यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके बाद रूपकुंड झील है जो कि अन्य नाम इसका रहस्यमयी झील नाम से भी जाना जाता है। विशेषता एक प्रकार की हिमझील का उदाहरण है ये उत्तराखंड राज्य में। ठीक है। इसके बाद लोकटक झील है जो कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क से संबंधित पार्क है और ये ताजे पानी की झील है, विशेषता इसकी। ठीक है। इसके बाद पेरियार झील जो कि केरल में पड़ता है। बेम्बनाथ झील जो कि कोट्टायम, अलपुझा, एर्नाकुलम जिलों में सीमा पर स्थित है केरल में। और इसके बाद एक झील और है अष्टमुडी झील जो कि कोल्लम जिला केरल में ही पड़ता है। तो ये था कुछ झीलों के बारे में। इसके बाद आगे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे जलवायु से संबंधित और आगे तथ्य देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि अगला वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है। तो आज के लिए एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में इसके। तब तक के लिए थैंक यू।